आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जरा 13वीं और 14वीं सदी के उस यूरोप की कल्पना कीजिए। कड़ाके की ठंड और महीनों तक धरती पर बर्फ की मोटी चादर। मतलब खेतों में घास का एक तिनका तक नहीं उगता था। ऐसे भयानक मौसम में सूअर और गायों जैसे मवेशियों को जिंदा रखना लगभग नामुमकिन सा था। इसीलिए सर्दियां शुरू होने से ठीक पहले ही भारी मात्रा में इन जानवरों को काट दिया जाता था। इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस दौर की एक बहुत बड़ी समस्या और दुनिया का नक्शा बदल देने वाले उसके अनोखे समाधान पर करीब से नजर डालेंगे। तो अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। इस हड्डी गला देने वाली ठंड में जब कोई फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, तब इतने सारे मांस को महीनों तक सड़ने से कैसे बचाया जाए? क्योंकि अगर मांस खराब हो गया तो पूरी सर्दियों में खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, भूखमरी फैल जाएगी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये उस समय के यूरोप के लिए सच में जीवन और मरण का सवाल था, जिसका समाधान खोजना ही था। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। वो जादुई समाधान असल में क्या था? वो थी हमारी अपनी काली मिर्च। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस दौर में इसकी इतनी इज्जत और कीमत थी कि इसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। मांस के ऊपर इस काली मिर्च और नमक का गाढ़ा लेप लगाकर उसे पूरे साल खाने लायक सुरक्षित रखा जा सकता था। और ये काली मिर्च, दालचीनी और लौंग जैसे जीवन रक्षक मसाले आते कहाँ से थे? मुख्य रूप से भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया की उपजाऊ जमीन से। भाग 1। यूरोप का काला सोना। एक ऐसा सच जिससे उस समय की आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा कैच है। यूरोप के लिए ये सचमुच काले सोने से कम नहीं था। लेकिन इस व्यापार में एक अजीब सी बात छिपी थी। एक तरफ वो अनजान यूरोपीय आम नागरिक थे, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जीवन रक्षक मसाले असल में दुनिया के किस कोने में उगते हैं। और दूसरी तरफ थे बेहद चालाक अरब और इतालवी व्यापारी। भारत के मालाबार तट से अरब व्यापारी इन मसालों को जहाज़ों में भरते, फिर लाल सागर या फारस की खाड़ी होते हुए मिस्र या सीरिया लाते, और फिर वहां से ये मसाले इटली के शक्तिशाली शहरों जैसे वेनिस और जेनुआ तक पहुंचते थे। कुल मिलाकर इन गिने चुने व्यापारियों ने इस पूरी सप्लाई चेन पर अपना बहुत ही मजबूत कब्जा जमा रखा था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो है मुनाफे का ये विशाल आंकड़ा। इटली के व्यापारी अरबों से ये कीमती मसाले खरीदते और फिर पूरे यूरोप में उसे 10 से 15 गुना ज्यादा मुनाफे पर बेचते थे। जरा सोचकर देखिए, ये कोई साधारण व्यापार नहीं था। ये रातों रात बेहिसाब दौलत छापने की एक मशीन थी। वेनिस और जनेवा शहर इसी काले सोने के व्यापार के दम पर उस समय के सबसे अमीर और ताकतवर शहर बन चुके थे। और अपने इस छप्पड़ फाड़ मुनाफे को हमेशा के लिए बचाने की खातिर अरब व्यापारियों ने एक बहुत ही मजेदार लेकिन चालाक तरकीब निकाली। उन्होंने झूठ और डरावनी कहानियों का एक मायाजाल बुन दिया। उन्होंने एक भयानक अफवाह फैला दी कि ये मसाले बेहद गहरी खाइयों में उगते हैं, जहां बड़े बड़े जहरीले सांप दिन रात उनका पहरा देते हैं। जी हाँ, जहरीले सांप। ये मनगढ़ंत कहानी सिर्फ इसलिए फैलाई गई थी ताकि उनका ये एकाधिकार बेरोक टोक चलता रहे। और ताज्जुब की बात देखिए, उस दौर में यूरोपीय लोग डर के मारे इस बात पर आंख बंद करके विश्वास भी कर लेते थे और खुद समंदर में उतरने की हिम्मत ही नहीं करते थे। भाग 2। 1453। एक बंद रास्ता। एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि 1453 में ऑटोमन एम्पायर के तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। ये शहर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला सबसे मेन दरवाजा था और तुर्कों का फरमान बिल्कुल साफ और कठोर था। अब इस रास्ते से कोई व्यापार नहीं होगा, और अगर होगा तो इतना भारी टैक्स लगेगा जिसे चुकाना नामुमकिन होगा। एक ही झटके में यूरोप और एशिया के बीच का ये मुख्य रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इसका नतीजा वो सच में खौफनाक था। यूरोप की थालियों से मांस और मसालों की वो महक अचानक गायब होने लगी। पूरे महाद्वीप में एक हाहाकार मच गया। जो काली मिर्च पहले से ही इतनी महंगी थी, उसकी कीमतें अब आसमान फाड़कर आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गईं। बिना मसालों के सर्दियां काटना और अपने भोजन को सुरक्षित रखना अब सच में एक बहुत बड़ा और जानलेवा संकट बन चुका था। भाग 3। हेनरी की नौसैनिक क्रांति। जब जमीन का रास्ता बंद हुआ तो जाहिर सी बात है, नजरें समंदर की तरफ मुड़ गई।
इस हताशा और गहराते संकट के बीच स्पेन और पुर्तगाल के शासकों को एक बात अच्छे से समझ आ गई कि इटली के व्यापारियों का एकाधिकार तोड़ने और तुर्कों से बचने का अब एक ही तरीका है, समंदर का सीना चीरकर सीधे भारत तक पहुंचने का एक नया पानी का रास्ता खोजना। और ये चीज पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर की भूमिका को बहुत अच्छे से दर्शाती है। उन्हें समंदर की लहरों से एक अजीब सा इश्क था, पर मजे की बात यह है कि उन्होंने खुद कभी कोई बहुत बड़ी समुद्री यात्रा नहीं की। फिर भी इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दुनिया भर के बेहतरीन नाविकों, नक्शा बनाने वालों और जहाज बनाने वालों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। हेनरी ने सिर्फ विशेषज्ञों को इकट्ठा ही नहीं किया, बल्कि समुद्री तकनीक में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने कैरावल नाम के ऐसे विशेष और मजबूत जहाज बनवाए जो खुले समंदर के सबसे खतरनाक तूफानों का सीधे डटकर सामना कर सकते थे। और इसके साथ ही विशाल समंदर में रास्ता ना भटके, इसके लिए कंपास जैसे दिशा सूचक यंत्रों का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल शुरू करवाया गया। भाग 4, महान समुद्री दौड़, भारत को खोजने का एक ऐसा पागलपन जिसने पूरी दुनिया को समंदर में उतार दिया। इन नई तकनीकों के आने के बाद ये सिर्फ एक व्यापार नहीं रह गया था, ये एक ग्लोबल और अंधी रेस बन गई थी। इस टाइमलाइन पे नजर डालिए, ये सच में रोमांचक है। 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद ये खोज तेज हुई। फिर 1487 में पुर्तगाल के बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के किनारे किनारे चलते हुए उसके सबसे दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए। उन्हें लगा कि बस भारत आ गया, लेकिन समंदर का विस्तार अभी बहुत लंबा था। और इसी भारत को खोजने की जल्दबाजी में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर में रास्ता भटक गए और मसालों की जगह गलती से अमेरिका पहुंच गए। मतलब खोज रहे थे भारत और मिल गया अमेरिका। तो अब इतिहास का मंच पूरी तरह से सज चुका था। खोज के रास्ते के सारे कांटे और डर साफ हो चुके थे और मसालों का वो खजाना समंदर के पार इंतजार कर रहा था। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर वो कौन सा साहसी और निडर नाविक होगा जो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाएगा, तूफानों को मात देगा और सबसे पहले भारत के तट पर अपना लंगर डालेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की सबसे महान खोजों में से एक की तरफ इशारा करता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या हुआ होगा।